स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब भाषा का प्रश्न उठा और संपर्क भाषा का प्रश्न उठा, तो उस समय कुछ लोगों ने बहुत समझदारी से यह प्रस्तावना की, जिसमें प्रमुख थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य कृपलानी थे, डॉक्टर अंबेडकर स्वयं थे। जी जी। और उन्होंने ये प्रस्तावना की कि आप संस्कृत को संपर्क भाषा का स्थान दें। जी, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं में जो एक सामान्य प्रकार से उसकी स्वीकार्यता है। सभी भारत के सभी संभागों में सामान्य प्रकार से उसकी स्वीकार्यता है। जी। तो उस समय विशेषकर कुछ गांधीवादियों ने, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि गांधी जी ने ये प्रारंभ किया था कि हिंदी को संपर्क भाषा होना चाहिए। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हिंदी को संपर्क भाषा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा अध्ययन है हिंदी का, मैं स्वयं हिंदी भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो खड़ी बोली जो हिंदी जिस स्वरूप में हम आज बोलते हैं, वो हिंदी जो है वो भारत की नवीनतम बिल्कुल यंगेस्ट लैंग्वेज है। बिल्कुल 19वीं शताब्दी जो है ये, यदि हम बहुत पीछे भी जाएंगे तो हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व इसके अवशेष, इसके अंश बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 1860 के आसपास हम ये मान सकते हैं कि यह भाषा प्रादुर्भाव इसका हुआ, और इसको महात्मा गांधी ने एक तरह से इसको प्रिविलेज किया। और मैं ये मानता हूं कि ये हमारी जितनी भी समस्याएं हैं भाषाई, उसमें ये मूल है जो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का जो प्रयत्न हुआ कांग्रेसियों द्वारा, यह मूल समस्या है। और संस्कृत के प्रति उनका जो पूर्वाग्रह था वो सर्वविदित है। किस प्रकार से नेहरू जी का पूर्वाग्रह था संस्कृत के प्रति, किस प्रकार से अन्य प्रकार के कांग्रेसियों का, खासतौर से जो नए नए सेक्युलर बने थे, जो पाकिस्तान परस्त थे, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाकर चारों तरफ डांस किया था, उनको भी ये लगता था कि हाँ ठीक है, ये हिंदी तो हमारी उर्दू से ही निकली हुई है, ये उर्दू के आसपास ही है, तो इसको ही आगे बढ़ने दो, वो ठीक रहेगा। और उनका जो एक सुप्रीमेसिज्म अलग तरह का जो चलता है अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास का, उसको भी ये सूट करता था। तो ये नए सेकुलरवादी, नेहरूवादी, इन सब ने मिलके और ये ऐसा एक वितंडा रच दिया जिसका जो दुष्प्रभाव है वो हम आज भी झेल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं जो आप कह रहे हैं। और गांधी जी दरअसल इतना हिंदी शब्द नहीं का प्रयोग करते थे, वो हिंदुस्तानी अधिक करते थे। और गांधी जी शायद इस बात को ध्यान नहीं देते थे कि अगर कोई भाषा जो सारे देश में प्रयोग में लाई जाएगी, जो अदालतों में होगी, जो विश्वविद्यालयों में होगी, जिसमें अध्ययन होगा, उच्च शिक्षा होगी, उसके अंदर हिंदुस्तानी जैसी भाषा की कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदुस्तानी ये ठीक तो है, पान मांगने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए तो हिंदुस्तानी बड़ी अच्छी है, सहज और सरल के लिए। लेकिन अगर विधि की भाषा बनानी है, अगर आपको एक प्रकार से व्याकरण ऐसा चाहिए कि जहां शब्दों का बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग हो, तो वहां हिंदुस्तानी या जिस प्रकार की हिंदी के बारे में चर्चा, सरल सहज हिंदी हो रही थी, वो बिल्कुल नहीं चल सकती। और ये कंसेशन दरअसल भाषाई आधार पर नहीं था, ये एक ख्याली पुलाव था कि इसके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता होगी। और हमने देख लिया कि जो बात आप कह रहे हैं उसके दो नतीजे हुए। पाकिस्तान ने तो अपनी भाषा उर्दू को चुना। उर्दू का मतलब ये है कि इसी खड़ी बोली के अंदर अधिक से अधिक फारसी और अरबी के अल्फाज से इसको लबलरेज करके पूरी तरह से भरकर आप उर्दू बना लें, नस्तालीक स्क्रिप्ट में लिख लें, तो ये उर्दू हो गई। और फिर उन्होंने इसको लादा, नाफिज किया अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, जहां की और सारी भाषाएं, सराइकी, पंजाबी, बलोची, सिंधी इत्यादि का सफाया हो गया।
तो आप देखिए एक दुष्परिणाम कितना हुआ, पाकिस्तान में कितना बड़ा हुआ, और भारत में ये हुआ कि आज तक हम एक सर्व भारतीय भाषा के विषय में, जो भाषा हमारी शिक्षा की और शिक्षा के संपूर्ण विद्याओं की आधुनिक काल में भाषा हो, उसको हम स्वीकार नहीं करा पाए, हिंदी को भी नहीं करा पाए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हिंदी की बात होती है तो फिर उसके समकक्ष जितनी भी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनके अंदर एक कंपटीशन, एक द्वेष बुद्धि, एक स्पर्धा हो जाती कि अगर हिंदी हो रही है तो मेरी तमिल क्यों नहीं, मेरी बंगला क्यों नहीं, मेरी महाराष्ट्री क्यों नहीं। और इस जंजाल से निकलने का एक ही रास्ता था, वो था संस्कृत को, जैसे आपने कहा, स्वीकार करना। और संस्कृत के अतिरिक्त फिर बहुत से लोगों ने, अंबेडकर जी इत्यादि ने भी सोचा कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, उच्च शिक्षा की भाषा इत्यादि बना दिया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो इस द्वेष बुद्धि के कारण नहीं हो पाई। और मैं समझता हूं कि शायद इसका हल अभी भी वही होगा कि हम सहज और सरल संस्कृत को स्वीकार करें, जो कि भारत की, संपूर्ण भारत की भाषा बन सके।